आपको जो है कि टीआरई 4.0 के लिए पढ़ना क्या है। तो जियोग्राफी के लिए फ्रेंड्स 6 से लेकर जो है कि 10 तक की एनसीईआरटी जियोग्राफी की बुक्स को पढ़ना है, चाहे वो आप पीआईटी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आप जो है कि 6 to 8 के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्क्रीन पे आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। अभी हम लोग बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को जो है कि ये प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले से ही टिक है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा ये उद्देश्य है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले ये प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न देखिए आपके बुक में दिया गया है, और ये कौन सी बुक है फ्रेंड्स, तो मैं बता देना चाहता हूँ क्लास सेवेंथ की एनसीईआरटी की बुक है जियोग्राफी की। ठीक है, ये जियोग्राफी की बुक है, और ये जो है कि चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है, वायु है, वहाँ से इससे ये प्रश्न जो है कि पूछा गया है। और देखिए यहाँ से भारत के जो है कि प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का जो है कि शुभारंभ किया था। अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं एक बार और, कि ये प्रश्न जो है कि कहाँ पर पूछा गया है। तो स्क्रीन पे आपने जो है कि देखा था कि टीआरई 3.0 जो कैंसिल वाला जो पेपर हुआ था मार्च के महीने में। ठीक है, तो मार्च 2000 जो है कि 24 में, तो ये देखिए ये उसी के जो है कि प्राइमरी के पेपर हैं, और ये 124 नंबर का। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स हम लोग सभी जियोग्राफी के प्रश्नों को देखेंगे कि सभी प्रश्न आपके जो है कि कहाँ से और किस चैप्टर से और किस क्लास की जियोग्राफी के एनसीईआरटी से पूछे गए। ठीक है, देखिए वायुमंडल की परत में हवाई जहाज उड़ता है, यानी कि वायुमंडल के किस परत में जो है कि हवाई जहाज उड़ता है। यहाँ पे टिक किया गया है समताप मंडल में जो है कि हवाई जहाज उड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, और ये कहाँ से पूछा गया है, तो ये क्लास सेवेंथ के एनसीईआरटी जियोग्राफी के चैप्टर नंबर जो है कि 4 से, जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स, जिसका नाम है वायु। आप अभी जो है कि गूगल करिए क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 पीडीएफ इन हिंदी, आपको जो है कि क्लास चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा जियोग्राफी का। उसमें जब आप जाके देखेंगे तो ऐसा आपको जो है कि ये वाला पेज आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है कि दिया गया है। देखिए समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है, परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों का जो है कि। ठीक है, और ये देखिए ये समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में देखिए होता क्या है, तो देखिए यहाँ से इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। ये मैं यहाँ पे PYQ लिख दिया हूँ। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए मैं टीआरई 1 के प्रश्नों को, टीआरई 2 के प्रश्नों को, और टीआरई 3 जो री एग्जाम हुआ था उसके पीआईटी के प्रश्नों को हमने कर लिया है। ठीक है, लेकिन ये कैंसिल वाला जो है कि रह गया था, इसको भी आप जो है कि कर लीजिए, 20 से 25 मिनट की वीडियो होगी। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, और ये मैं चैप्टर वाइज जो है कि करा भी दिया हूँ। यहाँ से देखिएगा ये हम लोग जो है कि कर ही चुके हैं, और यहाँ से आते हैं कुछ और प्रश्नों को। ठीक है, और प्रश्नों को आते हैं। देखिए वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, ये भी उसी सभी प्रश्न वैसे कैंसिल वाले जो है कि एग्जाम्स के ही हैं। और ठीक है, यहाँ पे देखिए वायुमंडल में जो है कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत फ्रेंड्स 21% होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। और ये कहाँ से पूछा गया है, तो ये उसी जो है कि क्लास सेवेंथ के एनसीईआरटी जियोग्राफी के चैप्टर नंबर जब आप 4 में जाएंगे, जिसका नाम क्या है, वायु, तो ये भी प्रश्न आपको उसी में मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा, देखिए यहाँ से जैसे ही ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल डायग्राम बना के जो है कि दिया गया है। यहाँ पे आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा ऑक्सीजन 21%। मैं यहाँ पे PYQ लिख दिया हूँ आपके जो है कि सुविधा के लिए। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, और देखिए सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। ठीक है, तो सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो सहारा फ्रेंड्स सभी को पता है कि सहारा एक जो है कि गर्म रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ से पूछा गया है, तो क्लास सेवेंथ के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जब आप जाएंगे
चैप्टर नंबर कौन सा खोलेंगे? चैप्टर नंबर 7 खोलेंगे। रेगिस्तान में जीवन इस चैप्टर का नाम है, उसी में ये जो है कि दिया गया है। यहाँ से देखिएगा, जैसे देखिए चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, और यहाँ से देखिएगा गर्म रेगिस्तान सहारा। अब इससे जो है कि यहीं से आपका जो है कि आंसर मिल जाता है। और यहाँ से विभिन्न जानकारियों को मैं जो है कि हाईलाइट किया हूँ, और मैं अभी नीचे बताऊंगा कि ये बुक आपको जो है कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। मेन मेन चीज़ें जो आपको जो है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेन मेन जो महत्वपूर्ण है उन चीज़ों को जो है कि हाईलाइट कर दिया गया है, और इनको जो है कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो गंगा नदी के किनारे फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? तो प्रयागराज है, ठीक है, प्रयागराज है ऑप्शन नंबर यहाँ से। और यहाँ से ये देखिए ऑप्शन नंबर जो है कि प्रयागराज भी है, और यहाँ से और भी है, ठीक है। देखिए गंगा नदी के तट पर स्थित शहर, तो ये कहाँ से पूछा गया है? तो क्लास 7th के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर, जब आप किस में जाएंगे? चैप्टर नंबर 6 में जाएंगे, ठीक है। और इस 6 नंबर चैप्टर का में आप जब जाएंगे, देखिए नीचे आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए देखिए ये एक प्रश्न आपका जो है कि यहाँ से पूछा गया था, हम लोग पहले ही देख चुके हैं, और इसी जो है कि चैप्टर में यहाँ से आइए। देखिए यहाँ से देखिए देखिए यहाँ से इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं, ठीक है। तो इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, और यहाँ पे कौन कौन से हैं? कानपुर भी है, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका जो है कि एक से अधिक राइट आंसर होगा। यहाँ पे गलत टिक किया गया है, ठीक है। यहाँ पे प्रयागराज भी गंगा नदी के तट पर है, और कोलकाता भी जो है कि गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण है, और यहाँ से हम लोग और भी प्रश्नों को देखेंगे। देखिए यहाँ पे कोलकाता फ्रेंड्स देखिए हुगली नदी के तट पर है, ठीक है, और कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। शायद इसमें जो है कि हाँ कोलकाता भी है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि डी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? सिस्मोग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका जो है कि कहाँ से है? तो क्लास 7th के NCERT ज्योग्राफी में जब आप जाएंगे, कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? हमारी बदलती पृथ्वी, ठीक है। और देखिए यहाँ से चैप्टर नंबर 3 है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 है, और यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से देखिए भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है, और यहाँ से ये महत्वपूर्ण है भूकंप लेखी, ठीक है। और यहाँ से मैं जो है कि गूगल करके भी देखा हूँ। देखिए सिस्मोग्राफ का हिंदी शब्द क्या होता है? तो भूकंप मापी होता है या भूकंप लेखी होता है, जो आपके बुक में भी दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, ठीक है। तो ऊपर जितने भी आपको प्रश्न दिखे थे वो सभी क्लास 7th के NCERT ज्योग्राफी से पूछे गए थे, ठीक है। लेकिन ये वाला प्रश्न आपका जो है कि क्लास 10th के NCERT ज्योग्राफी में आपको मिल जाएगा। किसमें? चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा इसका कौन सा राइट आंसर है। देखिए ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है। तो बायोगैस हो जाएगा, ठीक है, बायोगैस भी है, और भूतापी ऊर्जा भी है, परमाणु ऊर्जा। तो ये तीनों जो है कि आपका राइट आंसर है, इसलिए आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से दिया गया है गैर परंपरागत। देखिए ज्वारी, भूतापी, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ठीक है। तो यहीं से ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था, और ये आपका जो है कि क्लास 10th की NCERT ज्योग्राफी से है। और पर्यावरण के लिए जो है कि किससे खतरा है, ठीक है। तो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो पर्यावरण के लिए खतरा बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न आपका जो है कि कहाँ से पूछा गया है? तो 122 देखिए क्लास जब आप 7th में ही क्लास 7th के NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर किसमें? चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? पर्यावरण, ठीक है। उसी में ये आपका जो है कि दिया गया है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास भी करेंगे हम लोग तो देखिए ये आपका जो है कि दिया गया है। देखिए इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, ठीक है। देखिए जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण के लिए खतरा, बिल्कुल यही एग्जैक्ट प्रश्न आपके जो है कि एग्जाम में पूछ दिया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जनसंख्या घट जाएगी यदि
जनसंख्या कैसे घटेगी? तो जन्म दर जब कम होगी और मृत्यु दर अधिक होगी तो जनसंख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न आपका जो है कि कहाँ से पूछा गया है? तो क्लास एट्थ के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर आप जो है कि 5 खोलेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? मानव संसाधन। ठीक है, तो उसमें ये दिया गया है और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से दिया गया, देखिए जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, जनसंख्या कम होना। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको जो है कि एक अंदाज़ा मिल रहा होगा कि टीआरई 4.0 के लिए खासतौर से आप अगर पीआईटी के स्टूडेंट हैं, 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, तो आपको जियोग्राफी के लिए कहाँ से पढ़ना है कि एग्जैक्ट आपको जो है कि कम पढ़ना पड़े और ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 129 नंबर का प्रश्न है और ये जो है कि आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैव विविधता हॉट स्पॉट है? ठीक है, तो पश्चिमी घाट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा नंदा देवी भी है और अरावली भी है, इसलिए आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये जो है कि आप क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर आप जो है कि 2 में जाएंगे। भारत का भौतिक स्वरूप उस चैप्टर का नाम है, उसमें ये आपको जो है कि मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये चैप्टर आपका जो है कि यही है। देखिए भारत में 4 मुख्य जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं: हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सुंदरलैंड, निकोबार द्वीप समूह इत्यादि। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से जैव विविधता हॉट स्पॉट इसी को कहा गया है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा ये इसी में जो है कि ये यहाँ से ये दिया भी गया है। ठीक है, यहाँ से ये नंदा देवी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखिए ये यहाँ से, हाँ यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, तो भारत में प्रवाल भित्तियाँ फ्रेंड्स अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? तो क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर जब आप 2 खोलेंगे तो उसी जो है कि चैप्टर में ये आपको जो है कि मिल जाएगा। और यहाँ से मैं उसको दिखाने का भी प्रयास करूँगा। देखिए भारत में प्रवाल, देखिए ये प्रवाल यहाँ से जो है कि स्टार्ट होता है। ठीक है, और भारत में जो यह द्वीप मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। तो ये भारत में जो है कि भारत की प्रवाल भित्तियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं, तो ये उससे पूछा गया था। और यहाँ से देखिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो मैकाल श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको जो है कि क्लास 9th में आपको जो है कि मिल जाएगा एनसीईआरटी जियोग्राफी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अमरकंटक से मुख्य रूप से नर्मदा, सोन और जो है कि जोहिला नदियाँ निकलती हैं। ये नदियाँ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होने के साथ ही गंगा और यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ भी हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो गूगल था, लेकिन यहाँ से देखिए नर्मदा नदी, देखिए मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी से निकलने वाली नर्मदा नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स ये आपको जो है कि सोन भी आपको जो है कि इसी में आता है, मैकाल पहाड़ी से ही। और देखिए बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लास 10 के बिहार एससीईआरटी में खोलेंगे तो ये आपको जो है कि मिल जाएगा। और इसको अगर दिखाने का मैं प्रयास करूँगा क्लास 10 का बिहार एससीईआरटी जियोग्राफी की बुक, तो देखिए गन्ने के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे व तीसरे स्थान पर गोपालगंज दूसरे और पूर्वी चंपारण जो है कि तीसरे स्थान पे। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका जो है कि मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो वो रोहतास है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ से बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो धान और गेहूं दोनों के लिए रोहतास ही आपको जो है कि मिलेगा बिहार के डाटा में। तो ये फ्रेंड्स आपके जो है कि ये टीआरई 3.0 जो कैंसिल वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें जियोग्राफी के प्रश्नों को आपने देखा। अब फ्रेंड्स टीआरई 4.0 के लिए आपको क्या करना है? देखिए यहाँ से
टीआरई 4.0 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। उससे ऊपर जो है कि मुझे मैं इसको जो है कि सजेस्ट नहीं करूँगा, काम आएगा लेकिन उतना नहीं, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी तो लगभग सभी के लिए ज़रूरी होता है। तो टीआरई 4.0 के लिए, 1 to 5 और 6 to 8 वालों के लिए आपको जियोग्राफी के लिए पढ़ना क्या है, तो देखिए क्लास जो है कि 7th की बुक जियोग्राफी की, क्लास 8th की और क्लास 9th की और जो है कि क्लास 10th की, ठीक है। ये 4 बुक्स को आपको जो है कि पढ़ना है, ठीक है। ये 4 बुक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए रामबाण होगा, क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 री एग्ज़ाम, कैंसिल वाला एग्ज़ाम अभी आपने देखा इसी वीडियो में। तो सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी बुक्स से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चारों बुक्स में जो है कि फ्रेंड्स, ये चारों बुक्स आपको जो है कि मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। हमारे जो है कि चैनल को खोलिएगा, फिर उसके बाद वीडियो वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो खोजेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपको चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा और एक वीडियो में भी ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, अगर आप फिर से पढ़ना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं पीवाईक्यूज के साथ में इन चारों बुक्स को चैप्टर वाइज जो है कि कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पे बुक्स दिखाई दे रही होंगी। ये बुक्स फ्रेंड्स, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी जियोग्राफी की बुक है और ये क्लास 7th की और ये जो है कि आपकी क्लास 8th की, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में ख़ास तौर से पीआरटी वालों के लिए मैं जो है कि क्लास 7th की एनसीईआरटी जियोग्राफी से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको जो है कि हम लोग पढ़ चुके हैं। और देखिए क्लास जो है कि 6 से जितने भी आपके टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 और पीआरटी में कैंसिल वाला एग्ज़ाम लेकर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम लोग कर चुके हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास 8th के एनसीईआरटी जियोग्राफी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 और कैंसिल वाला एग्ज़ाम मिलाकर, उनको जो है कि प्रश्नों को हम लोग करेंगे। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स इन तीनों बुक्स को हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है कि टीआरई 4.0 के लिए पढ़ना क्या है, तो जियोग्राफी के लिए फ्रेंड्स 6 से लेकर जो है कि 10 तक की एनसीईआरटी जियोग्राफी की बुक्स को पढ़ना है, चाहे वो आप पीआईटी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आप जो है कि 6 to 8 के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर आपको जो है कि स्क्रीन पे सबसे पहले मैं दिखाने का प्रयास करूँगा एक प्रश्न जो कि टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया है, ठीक है। और ये प्रश्न आपका जो है कि क्लास 8th के एनसीईआरटी जियोग्राफी से पूछा गया है, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को मैं बुक में जो है कि दिखाने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि आपको बिलीव हो जाए कि प्रश्न जो है कि इन्हीं एनसीईआरटी के बुक्स से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न हमारा 52 नंबर का है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन फ्रेंड्स देखिएगा, ये कोयला, ईंधन और पेट्रोलियम, ये क्या है, ये फ्रेंड्स आपकी जो है कि अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है, ठीक है। अनवीकरणीय ऊर्जा के क्या हैं, ये संसाधन है। और प्रश्न आपका पूछा गया है कि कौन सा नवीकरणीय है, तो इसमें फाइनल आंसर की में उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई है, ठीक है। और ये देखिए क्लास 8th के किस चैप्टर में दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 52 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई है, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये भी जो है कि इसमें डाल दिया गया है। और यहाँ पर देखिएगा, देखिए ये चैप्टर है आपका, और यहाँ पे देखिएगा संसाधन एवं विकास, ये तो आपका जो है कि इस बुक का नाम है। और यहाँ पे सबसे पहले नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा नवीकरणीय, अनवीकरणीय और नवीकरणीय, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे देखिए अनवीकरणीय कहलाते हैं। और यहाँ पे देखिए अनवीकरणीय के एग्जाम्पल क्या हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इसके जो है कि कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये सभी अनवीकरणीय हैं।
और आपका जो है कि पूछा गया था कौन सा नवीकरणीय है, इसीलिए फ्रेंड्स आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो गया था। ठीक है, और देखिए बिल्कुल हम लोग जो है कि बुक से ही हाईलाइट करके एमसीक्यूज को हम लोग जो है कि करेंगे और यहाँ से फ्रेंड्स डायरेक्टली आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे। देखिए आप कोई भी एग्जाम देते हैं और जिसमें जियोग्राफी पूछी जाती है तो ये क्लास 6 की, 7th की और 8th की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से फ्रेंड्स आप बीपीएससी, यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ये आपके लिए लाभदायक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा एक और प्रश्न 59 नंबर का है और ये प्रश्न देखिए कहाँ पर पूछा गया है, तो टीआरई 1 में पूछा गया है, पीआईटी 1 to 5 में। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। ठीक है, तो मल्चिंग शब्द है क्या, अगर आप जो है कि नहीं जानते हैं तो ये जो है कि फ्रेंड्स बॉयज वाले शिफ्ट में ये पूछा गया था। ठीक है, बॉयज वाले शिफ्ट में पूछा गया था। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है कि राइट आंसर है फाइनल आंसर की में। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, इसे हम लोग जो है कि मल्चिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपकी क्लास 8th में बुक में कहाँ पर दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा 59 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है कि ए है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन न हो तो यहाँ पे देखिएगा मल्चिंग शब्द यहाँ पे जो है कि दिया गया है। देखिए मल्च बनना, देखिए फ्रेंड्स पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। ये जो है कि मल्च मल्च शब्द का जो है कि अर्थ है। ठीक है, अब यहाँ इतना डिटेल फ्रेंड्स आपको जो है कि शायद ही कोई बताया होगा। अब देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा गया था, अगर आप बीपीएससी टीचर के स्टूडेंट हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 कैंसिल अगर आपने दिया है तो आपको जो है कि ये पता होगा, ये टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम जो हुआ था इसमें जो है कि पूछा गया था पीआईटी में। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान में फ्रेंड्स संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को जो है कि सुरक्षा दी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जंतु जात को भी दी जाती है, पादप जात को भी जाती है, लेकिन यहाँ पे केवल लगा दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आपका जो है कि राइट आंसर हो रहा है। और ये प्रश्न देखिए कहाँ पर दिया गया है, क्लास 8th में। सबसे पहले 39 का राइट आंसर यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और आएंगे तो क्लास 8th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के बुक में जिस बुक को हम लोग जो है कि जिस बुक से सभी प्रश्नों को देख रहे हैं, देखिए राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल यहाँ पे जो है कि चार्ट बनाकर आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, देखिए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, और देखिए जितने भी हाईलाइट किया हुआ है इनको हम लोग एमसीक्यूज में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में, और देखिए यहाँ से जनसंख्या घट जाएगी, जनसंख्या घट जाएगी। ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है, तो टीआरई 3 में, पीआईटी में 1 to 5 जो कैंसिल वाला एग्जाम हो गया था, जो रद्द हो गया था, उसमें ये पूछा गया है जनसंख्या घट जाएगी यदि, तो इसका राइट आंसर क्या है, जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या घट जाएगी। ठीक है, जन्म दर कम हो जाएगा और मृत्यु दर अधिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, जनसंख्या घट जाएगी। अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो इसको आप जो है ट्रिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास 8th में देखिए बिल्कुल दिया गया है। देखिए यहाँ से जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, जनसंख्या कम होना बिल्कुल तराजू बनाकर यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं और आगे भी फ्रेंड्स आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिएगा एक और प्रश्न 56 नंबर का पूछा गया है। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म, टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो या कैंसिल वाला एग्जाम मिलाकर 4 पेपर में स्थानांतरणशील कृषि से जरूर प्रश्न बनता है। और स्थानांतरणशील कृषि में फ्रेंड्स आपके क्लास 8th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में, क्लास 9th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में, क्लास 10th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में, तीनों में जो है कि दिया गया है। सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, टीआरई 1 में पूछा गया है, पीआईटी 1 to 5 में। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म। ठीक है, तो सही युग्म इसमें फ्रेंड्स देखिएगा लद्दाख जो कि मलेशिया,
लद्दाख जो है कि मलेशिया का स्थानांतरशील कृषि का नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जा रहा है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स चेना जो है कि आपका कहाँ पर है, तो चेना जो है कि श्रीलंका का जो है कि स्थानांतरशील कृषि का नाम है, ठीक है, श्रीलंका का। और यहाँ पे फ्रेंड्स एक और हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, मिल्पा। तो मिल्पा ये जो है कि रोडेशिया जिम्बाब्वे का नहीं है, ये जो है कि कहाँ का है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि मेक्सिको का है, ठीक है, ये आपका जो है कि मेक्सिको का है। तो इसीलिए ये जो है कि आपका राइट आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल चार्ट बना के क्लास 8 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिएगा, स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। झूमिंग झूमिंग कहाँ पर जानी जाती है, तो उत्तर पूर्वी भारत में। मिल्पा जो है कि मेक्सिको में, रोका जो है कि ब्राज़ील में, और लद्दाख जो है कि मलेशिया में, ठीक है। तो बिल्कुल पतली पतली बुक्स हैं और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स अगर इनको आप जो है कि पढ़ते हैं तो 1 या 2 घंटे में एक बुक्स को आप कंप्लीट कर लेंगे। तीनों बुक्स अगर आप क्या करते हैं, मार्केट से उठा कर लाते हैं और जो है कि आप इनको पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आप जो है कि देख चुके हैं। और ये देखिए, अगर आपने जो है कि क्लास जो है कि आप क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पे जाइएगा। ये परसों की वीडियो है, इसको जो है कि आप देख लीजिएगा, 20 मिनट की वीडियो है, इसमें सभी प्रश्नों को बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर आप जो है कि क्लास सेवेंथ से अगर कितने प्रश्न पूछे गए हैं, TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और कैंसिल वाला जो है कि मिलाकर, तो ये आप जो है कि देख सकते हैं। 7 दिन पहले की वीडियो है, 2800 इस पर जो है कि व्यूज़ है। और इसको आप देख लीजिएगा। नहीं तो अगर आप नहीं खोज पा रहे हैं तो मैं जो है कि कल या परसों या किसी दिन तीनों जो है कि 6, 7, 8 तीनों बुक्स में जितने प्रश्न पूछे गए हैं, इनको एक वीडियो में जोड़कर जो है कि वीडियो को डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स आपको जो है कि करना क्या है, क्लास 6 से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, क्लास 7 से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, और क्लास 8 से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपने जो है कि देख लिया। अब आप जो है कि हमें कमेंट करके ये बताइएगा फ्रेंड्स कि आप जो है कि चैप्टर वाइज MCQs इन सभी के करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज MCQs, ठीक है। चैप्टर वाइज MCQs अगर आप करना चाहते हैं, फैक्ट देखिए, फैक्ट यानी कि थ्योरी प्लस MCQs आप जो है कि करना चाहते हैं, तो इसको जो है कि हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अभी हम लोग शाम के क्लास में, मतलब 3 से 4 बजे के बीच में, हम लोग जो है कि क्लास 6 के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के MCQs और थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यहाँ हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आपने स्क्रीन पे देखा होगा कि TRE 4.0 के लिए ये बुक जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए TRE 4.0 ही नहीं, आप जो है कि कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, NCERT बुक्स से जो है कि प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो है कि मैं लगभग यहाँ पर 10 से 12 प्रश्न जो है कि आपको बताऊंगा, और एक ही बुक से बताऊंगा फ्रेंड्स, वो होगी आपकी क्लास 6 की NCERT जियोग्राफी की बुक। कमेंट आ रहा था कि सर आप जो है कि एक बार फिर से जो है कि पढ़ा दीजिए चैप्टर वाइज। तो हम लोग सबसे पहले इस बुक से ये जानेंगे कि TRE 4.0 के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और TRE 1, TRE 2 और TRE 3 और कैंसिल वाला एग्ज़ाम मिलाकर जो है कि कितने प्रश्न इस बुक से आए थे, ठीक है। तो इस बुक में फ्रेंड्स टोटल जो है कि 8 चैप्टर हैं, जिसको हम लोग जो है कि 4 दिन में कंप्लीट करेंगे, यानी कि एक दिन में 2 चैप्टर को कंप्लीट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन पे आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, ये जो है कि कहाँ पर पूछा गया है, तो TRE 3.0 PRT 1 to 5 जो कैंसिल वाला जो एग्ज़ाम हो गया था, जो रद्द हो गया था पेपर आउट के चलते, तो उसमें ये जो है कि प्रश्न आपका पूछा गया था
निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? ठीक है, तो बृहद ग्रह इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें जो है कि मंगल ग्रह जो है कि ऑप्शंस के मुताबिक बृहद ग्रह यानी कि बड़ा ग्रह नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह जो है कि इसमें बृहस्पति माना जाता है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर का जो है कि शनि माना जाता है। तो इस प्रश्न के ऑप्शंस के हिसाब से मंगल ग्रह आपका जो है कि बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो है कि क्लास 6 के NCERT जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से पूछा गया है। इसको हम लोग प्रूफ के साथ में यहाँ पर जो है कि देखने का अगर प्रयास करेंगे तो देखिए पहला ही चैप्टर है और इसमें जो है कि दिया गया है, देखिएगा, हाँ, देखिए हमारे सौर मंडल में टोटल जो है कि 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, यानी कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध है, सबसे छोटा ग्रह शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस में क्या दिया गया था? बृहस्पति, शनि और मंगल ग्रह, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, मंगल ग्रह आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 1 ही है। ठीक है, और इसमें जो है कि एक और फैक्ट निकल के आता है, यहाँ पे देखिएगा, शुक्र को जो है कि पृथ्वी का जो है कि जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी मैं एक नीचे प्रश्न बताऊंगा फ्रेंड्स, जैसे कि ये प्रश्न आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा। ये कहाँ पर पूछा गया है? तो TRE 1 में पूछा गया है, PRT 1 to 5 में, बॉयज वाले शिफ्ट में, यानी कि लड़कों वाले शिफ्ट में पूछा गया था। आपको याद होगा TRE 1 जो हुआ था उसमें लड़कियों का शिफ्ट जो है कि अलग था और लड़कों का शिफ्ट जो है कि अलग था। ठीक है, तो ये लड़के वाले शिफ्ट में पूछा गया था, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो इसमें आपको जो है कि शुक्र दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको ऊपर बता ही चुका हूँ और फिर से नीचे मैं जो है कि इसको हाईलाइट किया हूँ। यहाँ पे देखिएगा, शुक्र को पृथ्वी का जो है कि जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो बिल्कुल ये बुक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है कि क्लास 6 की NCERT जियोग्राफी, 7 की और 8 की, ठीक है, 9-10 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे तो हम लोग ये भी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम लोग जो है कि इसको करेंगे। ठीक है, इसमें मैं नए प्रश्नों को और जोड़ूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिएगा, ये 57 नंबर का प्रश्न है और ये जो है कि TRE 1 में PRT लड़कों वाले शिफ्ट में पूछा गया है, जो कि चैप्टर नंबर 2 से है, क्लास 6 के। जितने भी प्रश्न बताऊंगा क्लास जो है कि 6 के NCERT जियोग्राफी से। देखिए 57 नंबर का प्रश्न है क्या? यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा? याद रखिएगा 30 अंश पूर्व बताया गया है। तो इसमें फ्रेंड्स इसका जो है कि राइट आंसर सबसे पहले हम लोग जानेंगे 2 बजे, दोपहर 2 बजे का ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे होता क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 में जाते हैं और ये कहाँ से पूछा गया इसको भी देखते हैं। देखिएगा यहाँ से, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा, यानी कि पश्चिम में है तो उनका समय कहाँ पर होगा? पीछे की ओर होगा। यानी कि यहाँ पर दो फैक्ट निकल के आते हैं, पूर्व की तरफ होगा, ग्रीनविच से पूर्व की ओर होगा तो उसका समय प्लस किया जाएगा। ठीक है, और पश्चिम की तरफ होगा तो पश्चिम की तरफ होगा तो फ्रेंड्स ये क्या होगा? ये इसको हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, ये आप जो है कि याद रखेंगे। और देखिए नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये बेसिक जानकारी है जो आपके आप ध्यान दीजिएगा, क्लास 6 के NCERT में ये चीज़ दी गई है और आपके टीचर के एग्ज़ाम में पूछी जा रही है। तो ये NCERT ही फ्रेंड्स आपके जो है कि बेसिक जो है कि तौर पे बढ़िया रहेगा। बेसिक तौर पे आप पढ़िएगा तो आगे जाके आपको जो है कि ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा 1 घंटे में 15 अंश होता है, यानी कि 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है कि 30 अंश पूर्व दिया गया था,
तो यहाँ पर देखिएगा 15 अंश में क्या होगा, जो है कि 4 मिनट हो रहा है, ठीक है। तो 30 अंश में कितना होगा, तो 30 अंश में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए 1 घंटे में 15 अंश, यानी कि 4 मिनट में 1 अंश घूमती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 30, और यहाँ पे इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो 30 अंश दिया गया है, ठीक है। तो 30 अंश में 30 अंश में अगर 30 में अगर 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 120 मिनट आ जाएगा, ठीक है। 120 मिनट का मतलब फ्रेंड्स 2 घंटा होता है, ठीक है। 2 हावर हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीनविच से पूर्व कहा गया है प्रश्न में, तो आपका जो है कि 2 घंटा आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न में आपका जो है कि क्या दिया गया है, अभी में हम लोग बुक में पढ़े हैं कि पूर्व की तरफ होगा, ग्रीनविच से पूर्व होगा तो उसमें प्लस होगा, और ग्रीनविच से पश्चिम होगा तो उसमें जो है कि माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो ये 30 अंश पूर्व है, तो इसमें क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। तो 12 बजे हैं, ठीक है। तो 2 घंटा अभी हम लोग का आया हुआ है, तो इसमें अगर 2 घंटा ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 1 और 2 बज जाएगा, ठीक है। तो 2 बजे, देखिए दोपहर 2 बजेंगे। यहीं से आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो रहा है, ठीक है। तो यहीं से फ्रेंड्स आपके सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है, तो TRE 3.0 जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है 1 to 5 में, ठीक है। तो अब यहाँ से ये भी बुक में यहाँ पे बिल्कुल साफ तौर पे लिखा गया है, देखिएगा यहाँ से, भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 अंश 30 मिनट पूर्व में स्थित है, जहाँ यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा क्या है, आगे है। बस यहीं से आपका जो है कि निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, देखिए ये प्रश्न है आपका क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है। आपको अगर फ्रेंड्स जानना है एग्जैक्ट में कि सही में जो है कि ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया है, ये मैं बताया हूँ 5.5 घंटा वाला, ठीक है। 5.5 घंटा वाला मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो आप जो है कि सीधे गूगल पे जाइए और लिखिए एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 PDF इन हिंदी। बस चैप्टर 2 आपका जो है कि डाउनलोड हो जाएगा, और उसमें जब आप जाइएगा तो ये वाली चीज़ें आप जो है कि इसमें खोजिएगा, ये वाला खोजिएगा, ये भारत का नक्शा रेड कलर में। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। 49 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। अब देखिए शीत कटिबंध होता क्या है, तो इसका सबसे पहले राइट आंसर फ्रेंड्स हम लोग जान लेंगे फाइनल आंसर की में। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ए है और सी सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच का शीत कटिबंध है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ये देखिए दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, और इसके बीच का क्या है, शीत कटिबंध है, ठीक है, 66.5 टन। तो यहीं से ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था। अब देखिए यहाँ से 80 नंबर का जो है कि प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है, TRE 2.0 PRT 1 to 5 में, ठीक है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। अब इसका राइट आंसर क्या है, 179। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल फाइनल आंसर की में। अब मैं इस प्रश्न का जो है कि राज बताता हूँ। ये क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से अध्याय नंबर 2 से है। ये तो आपको ऊपर दिख भी रहा है, लेकिन अब देखिए ये प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है, मैं इसको प्रूफ के साथ में दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। ऑप्शन नंबर ए 179, और ये 69वीं BPSC प्री 2023 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है।
और ये फ्रेंड्स जो 69वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, ये बिल्कुल आपके जो है कि एग्ज़ाम से पहले ही हो गया था, ठीक है। तो ये बीपीएससी ये प्रश्न पूछा था और यहीं से ये प्रश्न उठाकर जो है कि आपके टीआरई के एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था। तो आपको जो है कि हल्के में नहीं लेना है किसी भी प्रश्न को। ये नहीं कि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है तो इससे प्रश्न, और ये मैं देखिए ये 80 का जो है कि ऑप्शन नंबर ए मैं फाइनल आंसर की मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, 179। अब देखिए यहाँ से ये 55 नंबर का प्रश्न पूछा गया है टीआरई 1 में, लड़कों वाले शिफ्ट में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर ए है। अब देखिए यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा अगर जूम करूँगा तो देखिए यहाँ से ये परतों का क्रम दिया गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। देखिए मैं टीआरई 1 पीआरटी पीवाईक्यू यहाँ पे लिखा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी से जितने प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं मैं इनको बताऊंगा, और कल से जो है कि इसी बुक को जो है कि हम लोग पढ़ेंगे। एक दिन में 2 चैप्टर और 4 दिन में हम लोग इस बुक को जो है कि पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जो है कि क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद क्लास 8th की जो है कि कंप्लीट करेंगे। 9th 10th आपका जो है कि हो चुका है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री के जो है कि एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा जो है कि गर्म रेगिस्तान है। ये देखिए टीआरई 3.0 पीआरटी 1 to 5 कैंसिल वाले पेपर में जो 15 मार्च को हुआ था, ये उसमें जो है कि आपका पूछा गया है। अब देखिए ये क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर में कौन से चैप्टर में जाएंगे? चैप्टर का नाम यहाँ पे है पृथ्वी के प्रमुख जो है कि परिमंडल है। और यहाँ पे मैं जो है कि यहाँ पे लिखा भी हूँ, देखिए टीआरई 3.0 पीवाईक्यू यहाँ पे मैं लिखा हूँ। देखिए सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। बिल्कुल यहीं से एग्जैक्ट आपका ये प्रश्न जो है कि मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत, तो वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत ये क्लास 7th में भी है और क्लास जो है कि 6th में भी है, ठीक है। देखिए 21% है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत, ये भी कैंसिल वाले में पूछा गया था पीआरटी में। अब देखिए यहाँ से जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, देखिए वायुमंडल में मुख्यतः है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। मतलब मुख्यतः बना क्या है, बहुत सारी गैसें हैं लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, ठीक है। देखिए आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन जो है कि 21%, तो यहाँ से भी ये मिल सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया है कहाँ पर, तो टीआरई 2.0 6 to 8 एसएसटी में ये प्रश्न आपका पूछा गया है ज्योग्राफी 1 का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? ठीक है, तो जियोग्राफी 1 का जो है कि राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो है कि बी है। यहाँ से इसको आप रट्टा मार लीजिए, ठीक है, रट्टा मार लीजिए फ्रेंड्स। ये आपका जो है कि है सबसे पूर्वी देशांतर क्या है? 97 अंश 25 मिनट पूर्व और 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि क्लास 6 में कहाँ पर दिया गया है। तो ये देखिए सबसे पहले ये आपको जो है कि पता है कि ऊपर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व होता है और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है। तो ये देखिए ये आपका जो है कि पूर्व है 97 अंश 25 मिनट और यहाँ पे ये दक्षिणी सबसे दक्षिणी क्या है? 8 अंश 4 मिनट है। और ये क्लास 9th में भी दिया गया है। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ज्योग्राफी 2 उसी पेपर में 6 to 8 एसएसटी में पूछा गया है टीआरई 2 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ज्योग्राफी 2 का इसका राइट आंसर सबसे पहले कौन सा है? तो डी है, ठीक है। और डी में भी ए और बी आपका सही है, सी वाला आपका जो है कि गलत है। देखिए भारत का भूमि क्षेत्रफल जो है कि
ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे 30 अंश दिया होता तब, क्योंकि भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 अंश 30 मिनट क्या है, ईस्ट यानी कि पूर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे 45 दिया, इसलिए ये गलत हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे क्लास 6 की NCERT जियोग्राफी में, तो बिल्कुल ऊपर ही था। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर स्लाइस करके हम लोग देखते हैं, देखिएगा यहाँ से, अरे यहाँ से, हाँ यहाँ से देखिएगा, चैप्टर नंबर 6 में है, हमारा देश भारत में है। और यहाँ पे देखिएगा भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 लाख में कितना होता है, 10 लाख को हम लोग फ्रेंड्स बोलते हैं 1 मिलियन। ठीक है, तो उसी प्रकार 32 मिलियन है तो कितना हो जाएगा, 3.28 मिलियन। ठीक है, तो यही सिर्फ ऑप्शन को जो है कि समझने की जो है कि समझना यहाँ पे जरूरी था। तो ये आपका जो है कि दिया गया है भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो एक आपका ऑप्शन यहाँ से, और 15,200 ये तो आप जो है कि जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ से, ये आपका जो है कि हो गया है। अब देखिए एक और प्रश्न, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से दिया गया है 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय भारत का मानक समय क्यों माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 82 अंश 82.5 अंश जो है कि पूर्व है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो गया। अब देखिए यहाँ से ज्योग्राफी 3 नंबर का, यानी कि एक ही पेपर में लगातार 3 प्रश्न पूछे गए हैं इसी बुक से। भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो है कि ये जो भारत का जो नक्शा होता है, ठीक है, तो सबसे पहले ये आप ध्यान मत दीजिएगा कि कैसा बनाया गया है, ये आप ध्यान दीजिए कि देखिए ये वाला भाग होता है फ्रेंड्स, ये जो है कि लंबाई होती है, और ये वाला भाग होता है, इसको हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला लंबाई होता है और ये वाला जो है कि आपका चौड़ाई माना जाता है। ठीक है, तो लंबाई, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सही है, क्योंकि 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर क्या माना जाता है, लंबाई। तो ये वाला जो भाग होता है फ्रेंड्स, ये वाला जो होता है 32-14 होता है। ठीक है, और ये वाला जो होता है, ये वाला कितना होता है, 29-33 होता है। तो ये हमेशा आप याद रखेंगे, यानी कि ऊपर हमारा जो है कि उत्तर होता है, ठीक है, और नीचे हमारा दक्षिण होता है। तो उत्तर से दक्षिण ये लंबाई है, और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व ये हमारा क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, तो इसको भी आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये फ्रेंड्स, ये आपका जो है कि ऊपर से नीचे ये वाला 32-14 है, और ये वाला क्या है, 29-33 है। ठीक है, तो 29-33 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे ये देखिएगा, मैं आपको जो है कि तीनों प्रश्न बताया हूँ, ज्योग्राफी 1, ज्योग्राफी 2 और ज्योग्राफी 3। देखिए पहला का बी है, दूसरा का डी है, और तीसरा का क्या है, ए है। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, फाइनल आंसर की यहाँ पे दिखा दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है कि क्लास आपको छोटी सी कैसी लगी, ये क्लास इसलिए मैं करवाया हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मैं जो है कि कल से क्लास 6 की NCERT जियोग्राफी चैप्टर वाइज हम लोग जो है कि कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के क्लास आपको मिल जाएंगे, और ये लगेगा 4 दिन। फ्रेंड्स देखिए